नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 28 जुलाई और दिन है मंगलवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। राम मंदिर एसआईटी जांच में जुड़ेगा फॉरेंसिक ऑडिटर। प्रयागराज में बिजली चोरी का रिकॉर्ड, 90% लाइन लॉस। मोबाइल ऐप से घर बैठे बुक करें मजदूर मिस्त्री। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक। प्रयागराज एयरपोर्ट पर शुरू हुई फ्लाईब्रेरी। वीआईपी ड्यूटी और आयोजनों से बढ़ा पुलिस पर दबाव। और यूपी में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। निपुण भारत मिशन अब कक्षा 5 तक लागू। निपुण भारत मिशन का दायरा बढ़ाकर अब प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए गणित, हिंदी और अन्य विषयों में कक्षावार सीखने के न्यूनतम लक्ष्य तय किए हैं। पहले यह मिशन केवल कक्षा 2 तक लागू था। मंडल के 2983 विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 2,99,535 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। बच्चों की सीखने की क्षमता की ऑनलाइन परीक्षा भी होगी और 80% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को निपुण माना जाएगा। यूपी बोर्ड की इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तैयारी पूरी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्प्रूवमेंट तथा कंपार्टमेंट परीक्षा मंगलवार को 2 पालियों में होगी। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 17 जिलों में 9,625 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। मेरठ जिले में 716 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें 273 हाई स्कूल और 443 इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 तक, दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम के 5:15 तक आयोजित होगी। बोर्ड ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी होने की जानकारी दी है। CISCE बोर्ड में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य। CISCE ने वर्ष 2028 से कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को 100 अंकों का अनिवार्य आंतरिक मूल्यांकन विषय बनाने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल स्तर पर होगी। बोर्ड के अनुसार यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुरूप लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली, खेल भावना और मानसिक संतुलन तथा सामाजिक जिम्मेदारी का विकास हो सके। चरित्र निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य, आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपनी शिक्षा और परिश्रम का उपयोग समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि भारत का युवा अंतरिक्ष, तकनीकी, स्टार्टअप, नवाचार और रक्षा उत्पादन समेत अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा साबित कर रहा है। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। गुरु पूर्णिमा पर गोरक्षपीठ में दोहरी भूमिका निभाएंगे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ में शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में नजर आएंगे। वो अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव और गोरक्षपीठ की गुरु परंपरा का पूजन करेंगे तथा इसके बाद शिष्यों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। गोरक्षपीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव नाथ पंथ की प्रमुख परंपराओं में शामिल है। इस अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में संत, श्रद्धालु और शिष्य शामिल होने की संभावना है। कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के करीब 80,000 से अधिक कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शासन ने संबंधित विभाग को प्रस्ताव तैयार कर 15 दिनों के भीतर भेजने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में कोटेदारों को उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक लाभांश मिलता है। विभाग ने जिलेवार कोटेदारों की संख्या और अनाज वितरण का पूरा विवरण भी मांगा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती अभियान में किसी की नौकरी नहीं जाएगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पहले से नियुक्ति किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार के अनुसार वर्ष 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। यदि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर संशोधित मेरिट सूची में नए अभ्यर्थी पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल इसी भर्ती प्रक्रिया तक सीमित रहेगी। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी में जुड़ेगा फॉरेंसिक ऑडिटर। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच कर रही एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने की बात कही है। सरकार ने अदालत को बताया कि आईजी किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है। अदालत के निर्देश के बाद अब टीम में 5वां सदस्य भी जोड़ा जाएगा। एसआईटी को 2 सप्ताह के भीतर अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी।
मोबाइल ऐप से घर बैठे बुलाएं मजदूर मिस्त्री। श्रम विभाग ने यूपी डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए लोग घर बैठे मजदूर और मिस्त्री बुक कर सकेंगे। ऐप पर पंजीकृत श्रमिक अपने अनुभव के अनुसार आसपास के इलाकों में भी काम की तलाश कर सकेंगे। इससे उन्हें काम की तलाश के लिए लेबर चौक पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठेकेदार और अन्य लोग भी ऐप के माध्यम से सीधे श्रमिकों से संपर्क कर सकेंगे, जिससे काम दिलाने और लेने की प्रक्रिया आसान होगी। यूपी में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाला मजबूत मानसूनी प्रवाह उत्तर मध्य उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती परिसंचरण और लो प्रेशर जोन के सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने से प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। इसके असर से कई इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक और कहीं कहीं अत्यधिक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। सबसे ज्यादा महिला एसएचओ वाला जिला बना अलीगढ़। महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान के तहत अलीगढ़ ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जिले के 5 थानों की कमान महिला एसएचओ संभाल रही है, जो देश के किसी भी जिले में सबसे अधिक बताई जा रही है। नवंबर 2025 में पहली बार 6 थानों में महिला प्रभारियों की तैनाती की गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे महिला पीड़ितों को अपनी बात रखने में आसानी होगी और थानों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। गंगा कटान पर मंत्री के घेराव से बढ़ा विरोध। बलिया के शिवपुर दियर नंबरी 82 गांव में गंगा कटान से परेशान ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मंत्री की गाड़ी रोककर नारेबाजी की और कटान रोकने के लिए लिखित आश्वासन देने की मांग की। उनका कहना है कि गंगा की धारा लगातार जमीन काट रही है, जिससे गांव के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई का भरोसा दिया। डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटवाएगा चुनाव आयोग। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद मिले डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों को 31 जुलाई तक सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में कई लोगों के नाम एक से अधिक बूथों पर दर्ज मिले, जबकि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग वोटर आईडी भी जारी हुई है। सत्यापन के बाद डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। पीएम आवास सूची से पात्रों के नाम गायब। प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अंतिम सूची से कई पात्र लाभार्थियों के नाम गायब होने का मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार एआई आधारित ऑटो डिलीशन प्रक्रिया के बाद कई नाम सूची में नहीं रहे। अब 1540 गांवों में दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि छूटे हुए पात्रों को मुख्यमंत्री आवास योजना में शामिल किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। डीडीयू में संविदा असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलेगा यूजीसी वेतनमान। गोरखपुर की दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने फीस से चलने वाले सभी कोर्सों में पढ़ाने वाले संविदा असिस्टेंट प्रोफेसरों को यूजीसी वेतनमान देने का फैसला किया है। वित्त समिति की बैठक में तय किया गया कि सभी पात्र संविदा शिक्षकों को 57,700 रुपये का प्रारंभिक मूल वेतन मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल इंजीनियरिंग, कृषि, होटल मैनेजमेंट और फार्मेसी के शिक्षकों को मिलती थी। अब बीए, एलएलबी, मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सहित अन्य पाठ्यक्रमों के संविदा असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी इसका लाभ मिलेगा। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों पर चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश यूनिवर्सिटी प्रशासन की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। आयुक्त ने अगली सुनवाई तक विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित किया था। वीआईपी ड्यूटी और आयोजन से बढ़ा पुलिस पर दबाव। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपराध नियंत्रण के साथ वीआईपी मूवमेंट, त्योहार और बड़े आयोजनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। 1 जनवरी से 15 जुलाई 2026 तक सिटी जोन में 283 आयोजन और 18 वीआईपी मूवमेंट हुए हैं। कमिश्नरेट में अभी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए अलग फोर्स नहीं है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार त्योहार, परीक्षाएं और बड़े आयोजनों के दौरान अतिरिक्त ड्यूटी के कारण पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ काफी बढ़ जाता है। स्मार्ट मीटर पर फिर बढ़ा विवाद। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर फिर विवाद बढ़ने लगा है। उपभोक्ताओं की ओर से ज्यादा बिजली बिल आने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुराने मीटर बदलने पर पहले ही रोक लगा चुके हैं, लेकिन नए बिजली कनेक्शनों में अभी भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ता परिषद ने योजना को पूरी तरह बंद करने की मांग की है। वहीं मीटरों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
ग्राम प्रधानों का मानदेय फिलहाल बंद। उत्तर प्रदेश में प्रशासक बनाए जाने के बाद 57,694 ग्राम प्रधानों को 5,000 रुपये मासिक मानदेय फिलहाल बंद हो गया है। साथ ही आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में मिलने वाला 10 लाख रुपए की कल्याण सहायता भी प्रभावित हुई है। ग्राम प्रधान संगठनों ने पंचायती राज विभाग से दोनों सुविधाएं बहाल करने की मांग की है। विभाग का कहना है कि इस संबंध में शासन से अभी कोई अलग निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। 250 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड दुबई में। 250 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में पुलिस ने बताया कि गिरोह का सरगना बीटेक पास सुल्तान मिर्जा दुबई से पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा है। जांच में उसके मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बिहार और कोलकाता में ठिकानों की जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार ठगी की रकम हवाला कारोबार में भी इस्तेमाल की जाती है। मामले में पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच आगे बढ़ाई जा रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस सेवा शुरू। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सोमवार से रोडवेज की साधारण बस सेवा शुरू हो गई है। शुरुआत में आलमबाग बस टर्मिनल से रोज 2 बसें चलेंगी जो झरकटी बस अड्डे तक जाएंगी। दोनों शहरों के बीच करीब 90 किलोमीटर की दूरी 1.25 घंटे में पूरी होगी। कानपुर तक का किराया 151 रुपये तय किया गया है। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्रयागराज में बिजली चोरी पर चलेगा बड़ा अभियान। प्रयागराज में बिजली चोरी के बढ़ते मामलों के बाद विद्युत विभाग बड़े जांच अभियान की तैयारी कर रहा है। जून 2026 की ऊर्जा लेख रिपोर्ट में खुसरोबाग उपदंड के बेदनटोला फीडर पर 90.14% लाइन लॉस दर्ज हुआ है। दायरा शाह अजमल फीडर पर 83.67%, काटजू रोड पर 76.92% और डफरिन फीडर पर 73.91% लाइन लॉस मिला है। विभाग के अनुसार बिजली चोरी, मीटर बाईपास, कटिया कनेक्शन, गलत टैगिंग और अनधिकृत बिजली उपयोग इसकी मुख्य वजह है। अब ऐसे इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या रामलीला में पहली बार राम बनेंगे रवि किशन। अयोध्या रामलीला में इस वर्ष पहली बार गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन भगवान श्री राम की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले वह केवट, परशुराम और भरत का किरदार निभा चुके हैं। शिव की भूमिका बिंदु दारा सिंह और रावण का किरदार अरुण बख्शी निभाएंगे। रामलीला का पहला चरण 10 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में और दूसरा चरण 15 से 25 जनवरी तक अयोध्या में आयोजित होगा। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के लिए 30 जुलाई से रूट डाइवर्जन। कांवड़ यात्रा सावन और शिवरात्रि को देखते हुए दिल्ली लखनऊ हाईवे 9 पर 30 जुलाई से 12 अगस्त तक रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। इसके अलावा सावन के सभी सोमवार पर शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन यही व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस ने डाइवर्जन का पालन कराने के लिए प्रमुख स्थानों पर यातायात पुलिस की तैनाती की योजना बनाई है। अधिकारियों ने आसपास के जिलों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पर शुरू हुई फ्लाइब्रेरी। प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए फ्लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है। अब यात्री एयरपोर्ट से अपनी पसंद की किताब लेकर उड़ान के दौरान पढ़ सकेंगे और यात्रा पूरी होने के बाद किसी भी फ्लाइब्रेरी में उसे वापस जमा कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य सफ़र के दौरान पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। एयरपोर्ट प्रशासन ने लोगों से अच्छी और उपयोगी किताबें दान करने की भी अपील की है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।